अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, खैर वाफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, हमने माक़बर वाले सबक में क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 यानी सबक नंबर 4 हमने देखा था। यानी वहाँ पे हमने पढ़ा था वज़ीर आगा साहब के बारे में और इंशाइया क्या है उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज उसी का सवाल जवाब हम आपके दरमियान लेकर हाजिर हुए हैं। आप बताइए के अंदर तकरीबन 8 सवाल दिए गए हैं, उसको सवाल और जवाब दोनों देखेंगे। फिर उसके बाद मुख्तसर गुफ्तगू के अंदर जो आप देखेंगे तकरीबन 5 सवाल दिए गए हैं। इसके बाद इसी वाले सबक में, इसी वाली वीडियो में हम उसको भी देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा दरख्वास्त है कि आप दूसरों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए, दूसरों तक भी पहुंचा दीजिए। चूँकि बहुत सारे बच्चे अभी तक ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की उर्दू की तैयारी कराई जा रही है। और हमने शुरू में बार बार ये बातें कह दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम बीच में छोड़कर भाग जाएंगे, हम भागने वालों में से नहीं है। इस बार जो है इंशाल्लाह पाए तकमील तक इस तरीके से आपको पहुंचाया जाएगा जिसकी आपकी उम्मीदें तक भी नहीं थी, समझ रहे ना। तो आप दूसरों तक भी शेयर कर दीजिए, दूसरों को भी बता दीजिए ताकि वो भी क्या हो सके, यहाँ से इस चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी कर सके और फ़ायदा उठा सके। चूँकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं सही राह, सही गाइडर न मिलने की वजह से फिर वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो मतलब ये कह लीजिए एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, वो अपने आप को कमज़ोर समझने लगते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, आप बहुत समझदार हैं, अक्लमंद हैं। अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार नहीं होने देना, यानी ये कि यूँ कह लीजिए अपने आप को कमज़ोर होने नहीं देना है, समझ रहे हैं। तो ये तो इस तरीके से मतलब गाहे बगाहे जो सबक जो दी जा रही है वो थोड़ी सी मतलब कहते हैं ना धीमी क्या रफ्तार, यानी कि रोज़मर्रा किसी दिन उज़्र शदीद की वजह से, किसी ज़रूरी काम की वजह से कहीं चला जाना होता है, जिसकी वजह से आपका क्लास क्या हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादा दिनों तक भी नहीं रुकना, चूँकि जब से हमने अपना शेड्यूल बनाया है और तब जब से हमने 9 से लेकर 12 तक की जब हमने शुरुआत कर दी है, तो गाहे बगाहे बीच में बहुत ही यानी कि कह लीजिए ये बहुत उज़्र शदीद की बिना ही पर आपका क्लास क्या होता है, ये उस दिन नहीं हो पाता है। तो खैर ये तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, इसमें आने वाले हालात भी हैं, ठीक है ना, तो उसको भी तो झेलना है ना। तो उन बच्चों तक भी पहुंचा दीजिए ताकि सबको पता चल जाए, सब अपनी तैयारी में लग जाए। और जिस तरीके से दिया जा रहा है, जो आपके सवाल और जवाब हल करा दिए जा रहे हैं, आप उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, रिवाइज करते रहिए। यकीन करिए कि इससे बाहर कहीं से सवाल आने वाला नहीं है। चूँकि एग्जामिनर कहाँ से बनाता है, किताब ही से सवाल लेता है, लेकिन क्या होता है कि इसके अंदर का अल्फाज वगैरह जो होता है वो तब्दील कर देता है। तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसका आंसर जो होता है वो बिल्कुल सेम ही होता है जो आप अपनी किताब के अंदर पढ़े हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर सवाल ये है कि इंशाइया शेरी सिन्फ है या नसरी। क्या है भाई? शेरी सिन्फ है, यानी कि आप अपनी किताब के अंदर, जो आपकी किताब के अंदर इंशाइया जो दिया गया है, जिसका हेडिंग जो है इंशा क्या है, यानी वो एक मजमून है, ठीक है ना। तो उसको जो आपने पढ़ा है तो वो शेरी सिन्फ है या नसरी सिन्फ है, यानी कि वो शेर से उस ताल्लुक़ रखता है या नसर से ताल्लुक़ रखता है। तो उसके जवाब में जिक्र किया कहाँ गया, इंशाइया नसरी सिन्फ है। क्या भाई? नसरी सिन्फ है, यानी शेरी सिर्फ नहीं है। शेरी सिन्फ का मतलब क्या होता है? आप देखते हैं शेरों के अंदर क्या शेर व शायरी बयान की जाती है। गालिब अपना शेर बयान कर रहे हैं, मिर्ज़ा हाली अपना, शिबली अपना, और इसी तरह शबनम कमाली अपना, यानी कि सारे के सारे शायर लोग जो होते हैं। तो शेरी सिन्फ जो होता है वो खुद ब खुद तमीज़ मुमय्यज़ हो जाता है, यानी कि यूँ कह लीजिए वो खुद ब खुद पहचान में आ जाता है कि वो शेरी सिन्फ है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि उसके अंदर शेर व शायरी की ज़्यादा बातें होती है। और नसर का मतलब होता है, नसर इसका आप देखेंगे नसर का मतलब बिखराव, ठीक है ना। तो ये इंशाइया जो होता है ना, इसके अंदर बहुत ही मतलब वसी है, इसका दायरा जो काफ़ी कुशादा है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को बयान किया जा सकता है। और एक इंशाइया निगार जो होता है उसका ज़हन बिल्कुल क्या होता है, खुला हुआ होता है, समझ रहे हैं ना, शगुफ्ता यानी खिला हुआ होता है, जैसे कि आपने चैप्टर में भी पढ़ा, समझ रहे हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल कहते हैं, क्या इंशाइया को दूसरी असनाफ अदब से उसका गैर रस्मी तरीक़ेकार मुमय्यज़ करता है? क्या कहते हैं? क्या इंशाइया को दूसरी असनाफ अदब से, दूसरी असनाफ अदब क्या हुआ, यानी कि क्या कहते हैं, शेर व शायरी हो गया, उसके बाद नज़म हो गया, उसके बाद हमद हो गया, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें, मरसिया हो गया, इसी तरीके से दोहा हो गया, ठीक है ना, ये सारी उसका
क्या कहते हैं दूसरी असनाफ अदब है। आ रही बात समझ में? तो उसका गैर रस्मी तरीके कार मुमय्यिज़ करता है, यानी तमीज़ करता है। तमीज़ का मतलब ये, मुमय्यिज़ का मतलब ये को लीजिए, यानी अलग करता है। तो उसके जवाब में जिक्र किया हाँ मुमय्यिज़ करता है यानी अलग करता है, समझ रहे ना, यानी कि तमीज़ देता है। जो इंशाइया का तरीका नहीं है अगर आप उसके अंदर डालते हैं तो इंशा एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर पता चल जाता है कि ये इंशा का जुज़ नहीं है, ये इंशा के अंदर से नहीं है, समझ रहे हैं। उसी को कहा कि क्या इंशाइया को दूसरी असनाफ अदब से उसका गैर रस्मी तरीक़ेकार मुमय्यिज़ करता है? जी हाँ मुमय्यिज़ करता है, समझ रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 कहता है वज़ीर आगा का ताल्लुक किन किन अदबी सिन्फ से है? यहाँ सिन्फ नहीं बल्कि असनाफ होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए उसको लिख लेते हैं यहाँ पे, इसको मिटा देते हैं चूंकि बहुत सारी चीज़ों के बारे में पूछा है ना, यहाँ पे सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल लफ्ज होना चाहिए, ठीक। असनाफ, किन किन अदबी असनाफ से है? 3 का नाम लिखिए। तो उसके जवाब में जिक्र किए सबसे पहले तनकीद, इंशाइया और नज़म निगारी। गोया के वज़ीर आगा साहब जो आपके किताब के अंदर उनके बारे में आप जो पढ़े हैं तो उनका ताल्लुक जो है तनकीद से भी है। तनकीद के बारे में भी आप पढ़ लिए थे, तनकीद क्या क्या होता है, तनकीद किसे कहते हैं उसको भी आपने पढ़ा था। इंशाइया क्या है उसको भी आपने पढ़ लिया। आप चैप्टर को 1 से 2 बार पढ़ लेंगे ना गौर से, तो सारी की सारी बातें उसी के अंदर लिखी हुई है, घबराने की जर्रा बराबर भी जरूरत नहीं है, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और नज़म निगारी तो आप जानते हैं, नज़म तो बड़ी आसान चीज़ है, ठीक है ना। तो गोया के वज़ीर आगा साहब का जो ताल्लुक था ना तनकीद, इंशाइया और नज़म निगारी, और इसके अलावा और भी चीज़ों से था, लेकिन आपकी किताब के अंदर 3 ही का नाम लिखने के लिए कहा गया, इसलिए यहाँ पे 3 का नाम लिखा गया है, ठीक है ना। आगे बयान करते हैं क्या इंशाइया निगार का मकसद जिद्दत तराजी है? क्या कहा? जिद्दत तराजी है इंशाइया निगार का मकसद? जी हाँ, जवाब में है इंशाइया निगार का मकसद जिद्दत तराजी नहीं होता है। क्या है भाई? जिद्दत तराजी इंशाइया निगार का मकसद बिल्कुल भी नहीं होता है, समझ रहे ना। तो ये रहा 4 सवालात और उसके जवाबात। अब आगे देख लेते हैं। सवाल नंबर 5 कहता है इंशाइया की इम्तियाजी सूरत किसकी रहीने मन्नत है? क्या कहा कि इंशाइया की इम्तियाजी सूरत किसकी रहीने मन्नत है? तो इसके जवाब में जिक्र किया खुशगवार और ताजगी की रहीने मन्नत है। क्या है? ताजगी की रहीने मन्नत है, यानी कि इंशा के वजूद कह लीजिए किसकी वजह से भाई? तो ये इस इंशा के अंदर जो होता है वो खुशगवार, ये न कहते हैं इंशा जो होता है वो बिल्कुल खिला हुआ होता है, शगुफ्ता होता है, समझ रहे ना। तो ताजगी और खुशगवार ही की ये रहीने मन्नत होती है। आगे बयान करते हैं वज़ीर आगा की 3 किताबों का नाम लिखिए। क्या बयान किया? वज़ीर आगा के 3 किताबों का नाम लिखिए। तो उसके जवाब में जिक्र किया उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह। क्या है? उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह, उर्दू शायरी का मिजाज, नज़्म जदीद की करवटें। क्या बयान किया? नज़्म जदीद की करवटें। ये वज़ीर आगा की 3 किताबों का नाम है जो यहाँ पर जिक्र कर दिया गया। सवाल नंबर 7 कहता है क्या इंशाइया शगुफ्ता मोड की पैदावार है? शगुफ्ता यानी खिला हुआ, ठीक है ना। तो शगुफ्ता मोड की पैदावार है? जी हाँ, जवाब में बयान करते हैं हाँ इंशाइया शगुफ्ता मोड की पैदावार है। क्या भाई साहब? इंशाइया जो है वो शगुफ्ता मोड की पैदावार है। सवाल नंबर 8 कहता है क्या इंशाइया दूसरी असनाफ से अपने इख्तिसार के बाइस, इख्तिसार मतलब कम, क्या होता है? कम यानी छोटा कर लीजिए। एक होता है तवील और एक होता है इख्तिसार। तवील माने लंबा और इख्तिसार माने छोटा कम, समझ रहे हैं। इख्तिसार के बाइस इलादा नजर आता है, तो उसके जवाब में जिक्र किया हाँ इलादा नजर आता है। यानी कि कह लीजिए इंशाइया जो है वो दूसरी असनाफ से अपने इख्तिसार के बाइस इलादा नजर आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। इंशाइया का जो है वो अपना ही एक अलग सा क्या कहते हैं, अपना एक अलग इसका रुतबा और अलग इसका अपना एक रास्ता है, समझ रहे हैं। तो ये रहा आपके दरमियान 8 सवालात और उसके जवाब जो आपके दरमियान पेश कर दिया गया। अब इसके आगे मुख्तसर गुफ्तगू। तो चलिए अब देखते हैं मुख्तसर गुफ्तगू को देख लेते हैं। इसके अंदर 5 सवाल दिए गए, उसको लेकर हम आपके दरमियान हाजिर हो गए हैं। तो इसके अंदर आप देखिए सबसे पहला नंबर सवाल ये है, बाबू कहते हैं कि इंशाइया और मजमून में क्या फ़र्क है। क्या पूछा कि इंशाइया और मजमून में क्या फ़र्क है? तो उसके जवाब में जिक्र किया इंशाइया और मजमून में बुनियादी फ़र्क ये है कि आम तौर से नसरी अदब में
پیش کیے جانے والے تمام باتوں کو مضمون کے زمرے میں رکھا جاتا ہے، یعنی کہ نثری ادب کے اندر جتنی بھی باتیں پیش کی جاتی ہے اس کو مضمون کے دائرے میں رکھا جاتا ہے، مضمون کے اندر میں اس کو رکھا جاتا ہے۔ انشائیہ مضمون ہی کی ایک قسم ہے، کیا بھائی؟ یعنی مضمون ہی کی ایک قسم میں سے انشائیہ بھی آتا ہے، لیکن ایسا مضمون نہیں جس پر مراسلہ کا ہونے کا اثر قائم ہو جائے، یعنی کہ یوں کہہ لیجئے وہ ایسا مضمون نہیں ہوتا ہے جس کے اوپر کسی دوسری چیز کا اثر پڑ جائے، سمجھ رہے نا؟ دوسری کسی چیز کا اثر پڑ جائے، جیسے کہ نظم کا اثر پڑ جائے یا کہ اور بھی دیگر چیزیں جیسے کہ سوانح حیات کا اثر پڑ جائے، وہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آگے بیان کرتے ہیں، جس طرح روداد، خاکہ، رپوتاز، سوانح حیات، مقالہ اور مراسلہ مضمون کی مختلف شکلیں ہیں، انشائیہ بھی نثری تحریر کی ایک منفرد شکل ہے جس کی اپنی ایک صنفی حیثیت ہے، اس لیے انشائیہ کو مضمون نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ مضمون کی ایک قسم ہی سمجھنا چاہیے، سمجھ رہے نا؟ یعنی کہتے ہیں کہ انشائیہ کو مضمون کی ایک قسم سمجھنا چاہیے، انشائیہ کو مضمون بالکل بھی سمجھنا نہیں چاہیے، یعنی کہ انشائیہ جو ہے وہ فی نفسی مضمون نہیں ہوتا ہے بلکہ مضمون کے ایک قسم ہوتا ہے، سمجھ رہے نا؟ وہ مضمون کا ایک قسم ہوتا ہے بٹ وہ مضمون نہیں ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں نا کہ خالد جو ہے وہ حامد کا بھائی ہے، وہ خالد حامد نہیں ہے، یعنی کہ سیم جو وہ ہے وہ یہ بھی نہیں ہے، بٹ کیا وہ اس سے تعلق رکھتا ہے بھائی، وہ بھی اس کا ایک باپ کا وہ بھی ایک بیٹا ہے اس کے، ٹھیک ہے نا؟ چلیے اسی چیز کو یہاں پہ کہا کہ مضمون جو ہوتا ہے نا وہ انشائیہ جو ہوتا ہے فی نفسی ہی مضمون نہیں ہوتا اپنی ذات کے اعتبار سے، بلکہ کیا ہوتا ہے وہ مضمون کا ایک قسم ہوتا ہے، بلفظ دیگر آپ کہہ لیجئے، اس کے بہت سارے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا وہ بھی ہوتا ہے۔ آگے بڑھیں، کوئی دقت؟ چلیے سوال نمبر 2 کہتا ہے انشائیہ نگار کو کیا کہا کہ انشائیہ نگار کو دوران تخلیق کیسی آزادی میسر ہوتی ہے، یعنی کہ دوران تخلیق انشائیہ کو کیسی آزادی میسر ہوتی ہے، تو اس کے جواب میں ذکر کیا انشائیہ نگار کا فن طنز و مزاح کے درمیان کا راستہ ہے، یعنی طنز اگر فراز کا راستہ ہے تو مزاح نشیب کا راستہ۔ دیکھیے اس کو ہم نے بڑی عمدہ طریقے سے سمجھایا ہے، نشیب کا مطلب کیا ہوتا ہے، فراز کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہم نے بڑی عمدہ طریقے سے سمجھایا ہے، تو آپ کو یہاں پر تھوڑا سا مختصراً ذکر کر دیتے ہیں۔ طنز کا معنی ہوتا ہے یعنی کہ ترک، کسی بات کے اوپر طنز کرنا یعنی ترک کرنا، تو فراز کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ بلندی، نشیب کا مطلب ہوتا ہے یعنی گراؤ، نیچا، ٹھیک ہے نا؟ تو کہتے ہیں کہ طنز اگر فراز کا راستہ ہے تو مزاح نشیب کا راستہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ دونوں ایک بلندی کا ہے تو ایک نیچے کا۔ مزاح کا مطلب ہوتا ہے وہی ہنسی مذاق جس جملے کے اندر کلام میں بیان کی جائے اسی کو کیا کہا جاتا ہے، مزاح کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور انشائیہ نگاری ان دونوں کے درمیان یعنی مستح مقام پر ہے۔ مستح مقام کے مطلب ہوتا ہے یعنی برابری، سطح، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ درمیانی مقام پر ہے، اسی لیے ایک انشائیہ نگار ہمیشہ سطح زمین پر چلتا ہے، لیکن اس کو اس قدر آزادی حاصل ہوتی ہے کہ انشائیہ لکھنے کے دوران کبھی فراز کی طرف اٹھتا ہے تو اور کبھی نشیب کی طرف جھکتا ہے، لیکن ایسا وقتی طور پر ہوتا ہے۔ انشائیہ نگاری تھوڑی دیر کے لیے فراز کی طرف بھی جاتا ہے اور نشیب کی طرف بھی ضرورتاً جاتا ہے، پھر فوراً اپنے مقصد کی طرف لوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ رہا دوسرا سوال جس کو ہم نے ماقبل میں سبق کے اندر بھی بڑی اس چیز کو سراتاً ذکر کر دیا، اچھی طریقے سے بیان کر دیا ہے۔ سوال نمبر 3 کہتا ہے انشائیہ کا خالق کس شخص کی طرح ہوتا ہے، تو اس کے جواب میں ذکر کیا انشائیہ کے خالق کا کام تصویر کا دوسرا رخ پیش کرنا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تصویر کا دوسرا رخ پیش کرنا ہوتا ہے، اور ہمیں عادت تکرار کے گھیرے سے ایک لمحہ کے لیے آزادی دلانا ہے تاکہ ہم غیر جاندار طریقے سے زندگی کے روشن اور تاریک دونوں پہلوؤں کا بخوبی جائزہ لے سکے۔ انشائیہ کے خالق کی مثال ایک غیر ملکی سیاح کی طرح ہے، جس کی طرح ایک سیاح کو نئے ملک کی بہت سی ایسی انوکھی باتیں معلوم ہوتی ہے، فوراً معلوم ہو جاتی ہے جو اہل وطن کی نظروں سے اوجھل ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک انشائیہ لکھنے والا زندگی کے عام مظاہر کے ان تازہ پہلوؤں کو فوراً دیکھ لیتا ہے جو زندگی کی سطح دلچسپی کے باعث ایک عام انسان کی نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔ یعنی کہ آپ نے اس کو چیپٹر کے اندر بھی پڑھا ہے کہ ایک انشائیہ نگار جو ہوتا ہے وہ عام لوگوں سے بالکل اس کا اوقات اور اس کی حیثیت جو ہوتی ہے بالکل کیا ہوتی ہے،
मुख्तलिफ होती है, अलग होती है, समझ रहे ना। वो उन चीज़ों को भी देख लेता है जो वहाँ पे रहने वाले लोगों की नज़रों में वो नहीं होती है, यानी कि कह लीजिए वो बड़ी गहरी नज़र से देखने वाला होता है, समझ रहे ना। सवाल नंबर 4 कहता है इंशाइया के आदम तकमील ऐब है या हुनर, वाज़े कीजिए। यानी कि आप पढ़े हैं ना कि इंशाइया के अंदर आदम तकमील नहीं है, यानी कि मुकम्मल हो ही नहीं सकता है। तो ये मुकम्मल ना होना ये ऐब है या हुनर है, तो उसको देखिए। कहते हैं कि आदम तकमील इंशाइया में एक हुनर है। क्या है? एक हुनर है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग पहचान होती है, बल्कि इंशाइया की एक इम्तियाज़ी खुसूसियत है। इंशाइया में मौजू की मरकज़ियत तो कायम रहती है, लेकिन उस मरकज़ियत का सहारा लेकर इंशाइया निगार बहुत सी ऐसी बातें भी कह देता है जिनका मौजू से कोई गहरा ताल्लुक़ नहीं होता, ठीक है ना। यानी कि इंशाइया निगार जो होता है बहुत सारी बातों को ऐसा भी जिक्र कर देता है जिसका मौजू से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होता है। इंशाइया का हाल ये है कि इसमें मौजू के सिर्फ अनोखे पहलू को पेश कर दिया जाता है। क्या होता है? अनोखे पहलू को पेश कर दिया जाता है, उसके बहुत से दूसरे पहलू तिश्न और नामुकम्मल हालत में क्या कहते हैं, ज़हर आ जाते हैं। इंशाइया निगार का मकसद सिर्फ इतना रहता है कि आपको गौर करने पर मजबूर कर दे, ताकि आप इंशाइया में बिखरे हुए बहुत से इशारात पर गौर फरमा दें। यानी कि देख रहे हैं ना, इंशा के अंदर क्या होता है, जो उम्दा जो अनोखे पहलू होते हैं उसको जिक्र कर देता है, और जो बाकी बातें होती है उसकी तरफ इशारा कर देता है, ताकि क़ारीन जो है यानी पढ़ने वाला जो है उसको क्या कर ले, उसकी तरफ रुझान करे, उसकी तरफ लौटे और फिर उसको क्या कर ले, पढ़े, यानी कि उसके पढ़ने पर वो मजबूर हो जाए, समझ रहे हैं ना। यानी कुछ चीज़ों को बयान करेगा और कुछ चीज़ों को छोड़ देगा, ये इसका क्या है, हुनर है। सवाल नंबर 5 कहता है वो मरकज़ी क्या बयान किया बाबू, वो मरकज़ी नुक्ता है जिस पर इंशाइया निगार हर बार लौटता है। तो उसके जवाब में जिक्र किया, एक इंशाइया निगार अपने कारी से एक हमवार सतह पर महवे गुफ्तगू होता है। एक हमवार के मतलब होता है बाबू बराबरी सतह पर महवे गुफ्तगू होता है, यानी कि गुफ्तगू करता है। ये सही है कि तंज मज़ाह का इस्तेमाल इंशाइया निगार के लिए शजर ममनुआ नहीं है, यानी कि इंशा निगार के लिए तंज मज़ा यानी किसी चीज़ पर तंज कर देना या कि दिल लगी की चीज़ें कर देना, मज़ा हंसी खुशी, ये इंशा निगार के लिए अलग नहीं है, यानी कि उसके लिए माने नहीं है वो। और वो अपने मरकज़ी नुक्ते में यानी हमवार सतह से लम्हा भर के लिए ऊपर और नीचे भी जाता है, ताहम वो हर बार अपने मरकज़ी नुक्ते की तरफ ज़रूर लौट आता है। दूसरी तरफ तंज निगार फराज के नुक्ते से एकदम नीचे नहीं उतरता, और मज़ाह निगार नशेब के नुक्ता से एक कदम ऊपर नहीं जाता। लेकिन इंशाइया निगार निस्बतन क्या होता है, आज़ाद है और दोनों अतराफ में आ जा सकता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए फिर फ़ौरन अपने मरकज़ी नुक्ते यानी हमवार सतह पर लौट जाता है। यानी कि इंशा निगार जो हजरात जो होते हैं वो नशेब फराज तो उसके अंदर होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं होता कि नशेब के अंदर गए तो उसी के अंदर लगे रह गए, फराज के अंदर गए तो फराजी पर यानी बुलंदी पर गए तो बुलंदी पर रुक गए, और नीचे आए तो नीचे ही रह गए, नहीं, बल्कि इसके अंदर उतार चढ़ाव होता है। और उसके बाद फिर सबसे बड़ी बात ये होती है कि फिर ये क्या होता है, अपनी जगह पर वापस चला जाता है, मतलब ये जो इसका जो मकाम होता है फिर वहाँ पे वापस लौट जाता है, ठीक है ना। उसी को कहा कि अपने मरकज़ी नुक्ते यानी हमवार सतह पर लौट आता है, ये इंशाइया निगार की खुसूसियत होती है। तो ये रहा आपके दरमियान मुख्तसर गुफ्तगू, और उसके बाद आप बताइए कि अंदर तकरीबन 8 सवालात और उसके जवाब पेश कर दिए गए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो फिर इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगले वाले सबक में। इसी पर इख्तिताम करते हैं। खुदा हाफिज़।